आज हम लोग संचार संप्रेषण के विषय में पढ़ेंगे। ये एनटीए नेट जेआरएफ का जो 10 यूनिट बनती है उसमें से बहुत ही सरल यूनिट है। इसको समझने के लिए बहुत विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। संचार संचार और आप दूसरा सुनते हैं संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जो आपके विचार भाव है वो क्या हो जाए, प्रेषित हो जाए, वो संप्रेषण है। और ये पूरी प्रक्रिया ही क्या होगी, संचार होगी। तो एक चीज़ समझिए, सबसे पहले संप्रेषण होता क्या है इसको समझ लीजिए। संप्रेषण, प्रेषक जो सेंडर है उसी को हम प्रेषक कहते हैं, या वक्ता कहते हैं, या संवाददाता कहते हैं। प्रेषक को ही हम वक्ता, प्रेषक, संवाददाता या एनकोडर कहते हैं। इतने नाम होते हैं भेजने वाले के। देखिए, भेजने वाले के मन में उठने वाले विचारों को वो संदेश बना करके किसी न किसी माध्यम पे बैठाने के बाद वो किसके पास भेजता है। प्रेषक की जगह प्रापक कह सकते हैं, वक्ता की जगह श्रोता कह सकते हैं, संवाददाता की जगह ग्रहणकर्ता कह सकते हैं, और एनकोडर की जगह डिकोडर कह सकते हैं। इसके पास भेजता है। मान लीजिए प्रेषक ने प्रापक के पास एक संदेश भेजा किसी माध्यम से। अब प्रापक को वो बात समझ में आ गई और उसने उत्तर दिया प्रेषक को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फीडबैक। और फीडबैक मिलने से ही संचार कैसा होता है, प्रभावी बनता है। ध्यान दीजिएगा, संचार को प्रभावी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, फीडबैक। फीडबैक मिलने का एक गुण भी होता है। देखिए, जब प्रेषक भेजेगा तो प्रापक तक पहुंचेगा। अब प्रापक क्या हो जाएगा, फीडबैक देने के लिए खुद ही प्रेषक बनेगा, और जो प्रेषक है वो क्या बन जाएगा, प्रापक। तो एक चीज समझिएगा, फीडबैक का मतलब ही होता है कि सेंडर रिसीवर बन जाए और रिसीवर सेंडर बन जाए। इस बात को समझ लीजिएगा कि देखिए, प्रेषक प्रापक बन जाएगा, प्रापक प्रेषक बन जाएगा कब, प्रतिपुष्टि प्राप्त होने पे। प्रतिपुष्टि एक ऐसा एलिमेंट या अवयव है जिसमें प्रेषक प्रापक बन जाता है, प्रापक प्रेषक। तो अगर कोई पूछ दे कि संचार को प्रभावी बनाने के लिए या फिर वृत्तीय बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो वो वस्तु है फीडबैक या प्रतिपुष्टि। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम संचार की परिभाषा पे ध्यान देते कि संचार होता क्या है। देखिए, संचार जो है, सबसे पहले समझिए, संचार एक, हमें जो संचार पढ़ना है, संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज को मानवीय प्रक्रिया कहते हैं तो वो कैसी बन जाती है, सामाजिक प्रक्रिया भी बन जाती है। सामाजिक प्रक्रिया की जगह हम इसे सामाजिक अंतःक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि समाज के अंदर ही होती है। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जो गत्यात्मक होती है। ठीक है, संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जो गत्यात्मक होती है। इसमें होता क्या है, संचार में शब्दों, विचारों, शब्द होंगे, विचार होंगे, और जितने भी तरह के आप पत्र लिख सकते हैं, पत्रों तथा संदेशों के माध्यम से देखिए, शब्द, विचार, पत्र, संदेश, कुछ भी, इन सब के माध्यम से समागम तथा विचारों का विनिमय किया जाता है। इतनी सी बात समझ लीजिए, संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। देखिए, हमें मानवीय संचार का ही अध्ययन करना होता है इसमें। तो संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जो गत्यात्मक होती है, और उसमें क्या होता है, शब्दों, विचारों, पत्रों तथा संदेशों आदि के माध्यम से समागम किया जाता है, एक दूसरे के विचारों से मिला जाता है, तथा विचारों का विनिमय, और अपने विचार को दूसरे तक, दूसरे के विचार तक अपने तक पहुंचाया जाता है। तो संचार कैसी प्रक्रिया है, मानवीय, जो गत्यात्मक होती है। अब जो संचार की विशेषता, कार्य या उद्देश्य है, उनको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, तो जो एक कूट संबंधी प्रश्न बनता है वो भी आपसे हो जाएगा। संचार के लिए आवश्यक है संप्रेषण कौशल। पहली बात तो ये समझ लीजिए, संचार के लिए एक चीज आवश्यक होती है, संप्रेषण कौशल।
संचार आप तब तक नहीं कर सकते, मान लीजिए आपको संचार करना है, इसके लिए आपको एक जरूरी चीज क्या है, संप्रेषण कौशल भी होना चाहिए। किसी चीज को भेजने का तरीका, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, कुछ भी, तो संप्रेषण कौशल होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, संप्रेषण कौशल जन्मजात नहीं है, बल्कि कैसा है, अर्जित है। इस बात को समझ लीजिएगा, संप्रेषण कौशल कैसी क्षमता है, अर्जित है। संप्रेषण कौशल जन्मजात न होकर के क्या है, अर्जित है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपके एग्जाम में कई बार कूट में पूछ चुका है। देखिए, संचार के जो प्रमुख उद्देश्य और कार्य हैं उनको समझ लीजिए। संचार के जो प्रमुख उद्देश्य और कार्य, पहला है अपडेट रहने के लिए। अपडेट रहने का मतलब है कि हम नवीन जानकारी, नवीन तथ्यों, नवीन ज्ञानों से कैसे जुड़े रह सकते हैं, संचार के माध्यम से। संचार करने का मतलब आप टीवी देखते, रेडियो देखते, इस तरह से आप अपने आप को क्या बनाए रखते हैं, अद्यतन बनाए रखते हैं, आप अपडेट रहते हैं। तो पहली बात है नई जानकारी, विचार, नए विचार, जानकारियां, ज्ञान, तथ्य आदि नई चीजों को जानने के लिए आपको क्या करना होता है, संचार इसी के लिए सहायक होता है, वो आपको अपडेट रखता है। दूसरी बात, संचार में सामाजिक और राष्ट्रीय जितने प्रकार की एकताएं हैं, किसी से सामूहिक रूप से जुड़ना या सामुदायिक भावना को प्रकट करना, उसके लिए संचार का ये उद्देश्य है कि संचार इसके लिए भी उपयोगी होता है। मतलब सामाजिक, राष्ट्रीय व अन्य एकता हेतु, किसी भी प्रकार की एकता हेतु संचार आवश्यक होता है। अगली बात, किसी भी चीज के नियंत्रण हेतु भी संचार आवश्यक होता है, कंट्रोलिंग पावर के लिए। सांस्कृतिक संवर्धन हेतु, आपके संस्कृति का विकास हो, आपके मूल्यों का विकास हो, इसके लिए भी संचार आवश्यक होता है। शिक्षा, अनुदेशन तथा अधिगम के लिए भी संचार आवश्यक होता है। आपको पता है बिना संचार के आप पढ़ ही नहीं सकते। समूह संचालन हेतु, किसी भी चीज के समूह, संस्था या किसी प्रक्रिया के संचालन के लिए भी संचार आवश्यक होता है। आगे, प्रेरणा, मनोबल और अनुनय आदि प्रक्रियाओं को समझने करने के लिए भी संचार आवश्यक होता है। और जरूरी बात, स्पष्ट, उपयोगी और वांछित सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भी संचार आवश्यक होता है। इतनी चीजों के लिए संचार के कार्य और उद्देश्य, इन सब की पूर्ति करता है क्या, संचार। आपको अपडेट रखता है, एकता से जोड़ता है, नियंत्रण के लिए भी आवश्यक इस उद्देश्य की पूर्ति करता है, सांस्कृतिक संवर्धन की भी पूर्ति करता है, शिक्षा अनुदेशन की भी करता है, समूह संचालन की भी करता है, प्रेरणा, मनोबल, अनुनय आदि को भी पूर्ति करता है, स्पष्ट, उपयोगी, वांछित सूचनाओं के लिए भी आवश्यक होता है। तो इतनी चीजें क्या है, इसके उद्देश्य या कार्य हैं। और भी बहुत से, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसके यही है। अब आगे, संचार की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि उसकी विशेषता आप जो कहते हैं, उसका नेचर क्या है, उसको भी एक एक करके समझ लीजिए। ये सब अपने पॉइंट अब बाद में नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। अब आगे देखिए, पहली बात मैंने कहा, अगर संप्रेषण एक कौशल है तो कैसा कौशल है, अर्जित कौशल है, जन्मजात नहीं है, जन्मजात नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये अर्जित कौशल है या अर्जित संपदा है। संचार कैसी प्रक्रिया है, गतिशील, ये हमेशा क्या रहेगी, गतिशील रहेगी, चलती रहेगी। और जब कोई चीज गतिशील होती है, वो चारों तरफ फैलती है, तो कैसी प्रक्रिया बन जाएगी, सर्वव्यापी, यूनिवर्सल टाइप की प्रक्रिया है संचार। संचार में समरूपता और अनुपूरकता, इन दोनों का मतलब समझ लीजिए। संचार में समरूपता क्या है और अनुपूरकता क्या है। समरूपता का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए दो हिंदी भाषी लोग बातचीत करें तो वो एक दूसरे के समरूप हैं, हिंदी ये भी जानता है, हिंदी अगला भी जानता है, मतलब ये दोनों हिंदी जानते हैं, तो एक तरह से एक दूसरे के समरूप है बात करने में, या दोनों हिंदी विषय के छात्र हो। अनुपूरकता का मतलब एक व्यक्ति हिंदी विषय का छात्र हो, दूसरा अंग्रेजी विषय का छात्र हो, तो इसके अंदर ये देखिए हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है, तो हिंदी वाले के अंदर अंग्रेजी की कमी होगी, अंग्रेजी वाले के अंदर हिंदी की कमी होगी, तो दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की कमी को पूरा कर देंगे। ये इसको इंग्लिश सिखा देगा, ये इसको हिंदी सिखा देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुपूरकता, एक दूसरे की कमी को पूरा करना। समरूपता मतलब एक दूसरे के रूप जैसा। बात समझ में आई। तो संचार की प्रकृति से कहता है, समरूपता भी रखता है, अनुपूरकता का भी गुण रखता है। संचार द्विमार्गी होता है। द्विमार्गी कैसे होगा, देखिए, यह है प्रेषक और यह है प्रापक,
प्रेषक जब कोई संदेश भेजता है, ठीक है, ये प्रेषक ने प्रापक के पास एक संदेश भेजा किसी माध्यम पे बैठा करके, कोई भी माध्यम होगा। अब जब किसी माध्यम पे बैठा करके भेजा, तो अगर इसको ये बात समझ में आ गई या नहीं है, जो भी है, तो इसको क्या करेगा, फीडबैक या प्रतिपुष्टि देगा। तो एक मार्ग तो इधर हो गया, जब प्रतिपुष्टि मिलेगी तो कैसी बन जाएगी, द्विमार्गीय प्रक्रिया। तो प्रतिपुष्टि मिलने पे संचार प्रभावी बनता है। पहली बात, संचार को ये प्रभावी बना देता है। दूसरा, वृत्तीय बना देता है। तीसरा, द्विमार्गी सफल बना देता है। ये तीनों बात प्रतिपुष्टि कर देती है। और एक चीज समझिएगा, प्रतिपुष्टि देते समय प्रापक प्रेषक बन जाएगा और प्रेषक प्रापक बन जाएगा। अब आगे देखिए, संचार की प्रकृति में एक सामान्य भाषा, देखिए आप जिससे संचार करेंगे उसके लिए एक सामान्य भाषा होनी आवश्यक होती है, इसी का चयन करना चाहिए। सामान्य भाषा और सामान्य स्रोत होना बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो परीक्षा में पूछता है, संचार एक निश्चित संदर्भ से युक्त होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, संचार एक निश्चित संदर्भ से युक्त होना चाहिए। वो संदर्भ कुछ भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक निश्चित संदर्भ से युक्त होना चाहिए संचार को। ठीक है, ये संचार की इतनी प्रकृति है, और भी ढेर सारी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आज आपको संचार के विषय में जो उसके मुख्य माध्यम या उसके प्रकार हैं उनको पढ़ना है। जो हमें संचार के प्रकार पढ़ने हैं, सबसे पहला हमें अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार पढ़ना है। दो संचार पढ़ने, अंतःवैयक्तिक, दूसरा अंतर्वैयक्तिक। बहुत ही आसान सा है, इसको समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है। जब व्यक्ति किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से संचार कर रहा हो, संप्रेषण कर रहा हो। और अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संचार। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। देखिए, अंतःवैयक्तिक का मतलब हुआ जब व्यक्ति स्वयं से संचार कर रहा हो। अब स्वयं से आप कौन से संचार करते हैं? पहला, जो आप चिंतन कर रहे होते हैं, स्वयं से बात कर रहे होते हैं। कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा बढ़ के ईश्वर से बात करने लगते हैं। उसके बाद कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग बड़बड़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि आप क्या करते हैं, स्वयं से कर रहे होते हैं, अंतःवैयक्तिक संचार। और जब दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसे हम मानक संचार कहते हैं, उसमें उसे बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, तो अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में क्या अंतर है? मेनली यही है कि जब व्यक्ति स्वयं से संचार करे तो अंतःवैयक्तिक संचार, और जब दो व्यक्तियों के मध्य हो तो ये अंतर्वैयक्तिक संचार। जो अंतर्वैयक्तिक संचार है वो कैसा है? वैज्ञानिक और मानक संचार है। हम इसी संचार का अध्ययन कर रहे होते हैं। और अंतःवैयक्तिक संचार को वैज्ञानिक नहीं माना जाता। वैज्ञानिक नहीं माना जाता, कारण क्या है? इसमें कोई दूसरा व्यक्ति तो है ही नहीं कि हम संचार कहेंगे, क्योंकि संचार की परिभाषा दो व्यक्तियों के मध्य से शुरू होती है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। अब इसका क्या रोल है वो समझिए। अब अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक के लिए जो चीज महत्वपूर्ण है उसको समझने की जरूरत है। देखिए, एक चीज आपको याद रहनी चाहिए कि प्रत्येक अंतर्वैयक्तिक मतलब दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले संचार, मतलब दो व्यक्ति के मध्य होने वाले संचार, प्रत्येक अंतर्वैयक्तिक संचार से पहले अंतःवैयक्तिक संचार होता है। कहने का मतलब इसको चिंतन समझिए। देखिए कैसे, जब भी आप किसी दूसरे से बात करते हैं तो पहले सोचते हैं। वो सोचना भी आपका क्या है? अंतःवैयक्तिक संचार। तो इसको समझ लीजिए, प्रत्येक अंतर्वैयक्तिक संचार से पहले अंतःवैयक्तिक संचार होता है।
ये बात याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट बनती है। अब हम आगे की कुछ संचार पढ़ेंगे। अब हमें जो संचार पढ़ना है वो संचार की प्रकृति से है, औपचारिक और अनौपचारिक संचार। औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक संचार। इसी को आप दाखलता और ग्रे पॉइंट, अनौपचारिक संचार ही ग्रे पॉइंट से जुड़ा होता है, दाखलता संचार भी इसी से जुड़ा होता है। ये होता है फॉर्मल, ये होता है इनफॉर्मल। अब इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, औपचारिक कहने का मतलब ही है कि ये क्या होगा, नियमबद्ध, मानक, संस्थागत। कहने का मतलब है एक ऐसा संचार होता है जो नियमबद्ध होता है, मानक होता है, संस्थागत होता है। ये सारी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। तो जब किसी चीज, कोई चीज नियमबद्ध होगी, मानक होगी, संस्थागत होगी, तो आपको एक चीज तो पता है, वो विश्वसनीय भी हो जाएगी। आप विश्वसनीय न कह करके आप इसे क्या बोल सकते हैं, प्रामाणिक भी हो जाएगी। प्रामाणिक होने के साथ अनुशासन युक्त हो जाएगी। अनुशासन युक्त होने के साथ सामान्य जनता के लिए उपयोगी होगी। कैसे उपयोगी होगी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सरकारी नियम औपचारिक होता है जो सभी जनता पे लागू किया जाता है, सामान्य जनता के लिए उपयोगी होगी। तो ये सारी चीजें इसके साथ होंगी। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए सारी चीजें इसके साथ हो गई, तो और भी चीजें होंगी इसमें। देखिए, नियमबद्ध है, मानक है, संस्थागत है, तो प्रामाणिक हो जाएगी, अनुशासन युक्त हो जाएगी, सामान्य जनता के लिए उपयोगी हो जाएगी। औपचारिक चीजें प्रायः लिखित होंगी, ये भी समझ लीजिए कैसी होंगी, प्रायः लिखित होंगी। लेकिन अब इससे क्या दिक्कत है, जब बहुत ढेर सारी नियमबद्धता आ जाती है, मानकता आ जाती है, संस्थागतता आ जाती है, तो उसमें अब कुछ चीज़ें नुकसान वाली भी आने लगती हैं। क्या आ सकती हैं, आने का मतलब होता है इसमें प्रभावी शासनात्मकता आ जाती है। प्रभावी शासनात्मकता का कहने का मतलब है कि आप इसे मान सकते हैं कि संस्थागत प्रभाव झलकने लगता है। और दूसरी बात, जब कोई चीज़ नियम में बच जाती है तो वो क्या हो जाती है, नीरस हो जाती है। जब नीरस हो जाएगी कोई चीज़ तो आपको बोझ लगेगी, बोझिल बना देगी। और जब कोई चीज़ नीरस है, बोझिल हो जाएगी, तो आपकी कार्य क्षमता को, आपकी कार्य करने की क्षमता को कम कर देगी। ऐसे समझिए, औपचारिक संचार नियमबद्ध होता है, मानक होता है, संस्थागत होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होने के साथ इसमें कुछ गुण भी आ जाते हैं। प्रामाणिक माना जाता है, अनुशासन युक्त होता है, सामान्य जनता के लिए उपयोगी भी होता है, लेकिन और लिखित भी होता है। लेकिन जब कोई चीज ऐसी बन जाती है तो उसमें कुछ कमियां भी आती हैं। संस्थागत प्रभाव ज्यादा झलकता है, व्यक्तिगत प्रभाव कम होता है, नीरसता बढ़ती है, बुझिलता बढ़ती, कार्य क्षमता में ह्रास होता है। तो इसी कार्य क्षमता में जब ह्रास होता है तो इसको दूर करना ही पड़ेगा। इसको दूर करने के लिए इसी औपचारिकता में थोड़ी सी अनौपचारिकता मिलाते हैं। अनौपचारिकता कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हंसी मजाक और बाकी चीजें मिलाते हैं, उसे बोलते हैं अनौपचारिकता। तो ये कार्य क्षमता के ह्रास को खत्म करके उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। जब कार्य क्षमता में ह्रास होता है तो औपचारिकता में थोड़ी सी अनौपचारिकता मिला देते हैं, तो वो कार्य क्षमता के ह्रास को कम कर देता है। अब अनौपचारिकता क्या है, देखिए, अनौपचारिक का कहने का मतलब यह है कि ये नियमबद्ध नहीं होंगी, स्वच्छंद आप कह सकते हैं कि कैसी होंगी, स्वच्छंद टाइप की। मानक नहीं होंगी, गैर मानकी होंगी, मतलब इसके लिए कोई मानक निर्धारित नहीं होगा। संस्थागत ना होकर के क्या है, एक तरह से ये एकदम फ्री या आप कह सकते हैं मुक्त होंगी। साथ में देखिए, अनौपचारिक चीजें प्रामाणिक नहीं होती, ये अप्रामाणिक टाइप की होती हैं। अनुशासन नहीं होता, अनुशासनहीन होती हैं। सामान्य जनता के लिए नहीं उपयोगी होकर के समुदाय, समूह आदि के लिए उपयोगी होती हैं। प्रायः लिखित नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक चीजें प्रायः कैसी होती हैं, मौखिक होती हैं। अब ये क्या है, नीरस बोझिलता को नहीं बढ़ाती बल्कि ये कार्य क्षमता में वृद्धि कर देती है।
एक और बात, औपचारिक चीजें एक ही अर्थ में प्रयोग होती हैं, ध्यान दीजिएगा, औपचारिक चीजें एक ही अर्थ में प्रयोग होती हैं, ठीक है। जब भी कोई औपचारिक चीज, जो चीज आप लिख दिए उसी अर्थ में प्रयोग होगा, लेकिन अनौपचारिक चीजें, आपसे मैंने कुछ कहा, आप दूसरे से उसी बात को किसी और लहजे में कहेंगे, तीसरे से किसी और लहजे में कहेंगे, तो इसके कई अर्थों में प्रयोग हो सकती है। और जब ये कई अर्थों में प्रयोग होने लगती हैं तो यही इसके लिए थोड़ा हानि की बात होती है। नहीं तो ये भी अच्छा संचार है। जैसे आपने दोस्तों से बात करते हैं वो अनौपचारिक संचार है, लेकिन जब आपने प्रिंसिपल से जाकर के, टीचर से जाकर के, डीन से जाकर के बात करते हैं तो वो औपचारिक संचार होता है। तो कुछ ना कुछ उसके नियम होते हैं बात करने के। तो ये दोनों हो गया औपचारिक और अनौपचारिक संचार। अब आपको देखने हैं समूह संचार और जनसंचार। देखिए, एक होता है समूह संचार, दूसरा आपको पढ़ना है जनसंचार। ये एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। पहली बात, समूह संचार जनसंचार में अंतर क्या होगा? व्यक्तियों की संख्या निश्चित हो, जनसंचार में व्यक्तियों की संख्या अनिश्चित होती है। पहले तो आप यही समझ लीजिए कि मेन अंतर क्या है। समूह संचार में व्यक्तियों की संख्या निश्चित होती है, सब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानते समझते हैं। और जनसंचार में आप वक्ता को हो सकता है जानते हो, लेकिन वक्ता सारे श्रोताओं को नहीं जानता। पहले तो यही अंतर बेसिकली समझ लीजिए कि होता क्या है दोनों के बीच में अंतर। तो समूह संचार और जनसंचार में मेन अंतर तो यही है कि इसमें संख्या निश्चित है, इसमें अनिश्चित है। समूह संचार में अनौपचारिकता मिलाने पर कार्य क्षमता बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि समूह संचार में अनौपचारिकता अच्छा गुण रखता है, लेकिन एक चीज समझिएगा, जनसंचार में कैसी प्रकृति होनी चाहिए? औपचारिक होनी चाहिए। जनसंचार की प्रकृति औपचारिक होनी चाहिए, जिससे एक ऐसा क्या बनेगा? सहज और प्रभावी। इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। जनसंचार में जो है समूह के सदस्य, उनकी संख्या निश्चित होती है, सभी एक दूसरे से परिचित होते हैं और अनौपचारिकता मिलाने पे कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जनसंचार में संख्या अनिश्चित होती है, औपचारिकता इसमें मिलानी पड़ती है, अनौपचारिकता नहीं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? औपचारिक प्रकृति पे सहज, सरल और प्रभावी बन जाता है। सहज, सरल और प्रभावी बन जाता है। अब आपको जनसंचार की कुछ विशेषताएं देखिए। समूह संचार, देखिए कोई भी संचार अपनी कार्यप्रणाली को चलाने के लिए, अपने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वांछित परिवर्तनों के लिए उपयोगी होता है। तो दोनों की विशेषताएं यही है। लेकिन जनसंचार की कुछ विशेषताएं समझ लीजिए। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। जनसंचार की प्रकृति कैसी होती है? औपचारिक। जब ये औपचारिक होगा तो ये कैसा बन जाएगा? सहज बन जाएगा, सरल बन जाएगा और प्रभावी बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझाएं, जब जनता किसी चीज को नियम से मानेगी तभी सरकार के आदेश प्रभावी बनेंगे। सिंपल सा ये समझ लीजिए। दूसरी बात, इस संचार में कई द्वारपाल होते हैं। अब द्वारपाल कहने का मतलब है कि कई चैनल्स होते हैं, आप समझ लीजिए। कहने का मतलब है कोई बड़ा मंत्री कहीं भाषण दे रहा होगा तो कोई रेडियो सुनेगा, कोई किसी सुनेगा, कई चीजों से सुन सकते हैं आप। तीसरी बात, जनसंचार के लिए सामान्य स्रोत अच्छा माना जाता है। कुल मिलाकर के कोई एक स्रोत हो वो काफी अच्छा माना जाता है, सामान्य स्रोत। ये तीन बातें आपको रहनी चाहिए। और जनसंचार किया क्यों जाता है? सबसे जरूरी चीज जनसंचार के लिए नीतियों एवं ज्ञान एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रणाली संचालन हेतु, इतनी चीजों के लिए जनसंचार किया जाता है। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, ज्ञान एवं स्वस्थ मनोरंजन आदि प्रणालियों के लिए। ये चार बातें जनसंचार के लिए आपको याद रखनी है कि प्रकृति से औपचारिक होता है, जिससे वो क्या होगा? सहज, सरल और प्रभावी बनेगा।
इस संचार में कई बैरियर्स नहीं, चैनल्स होते हैं, जिनको चैनल पार करते करते वो आगे बढ़ता है। इसमें एक सामान्य स्रोत होता है। चौथी बात, सामान्य स्रोत कहने का मतलब है कि जो वक्ता के स्रोतों को एकदम सामान्य होना चाहिए। देखिए इसमें सामान्य स्रोत होना चाहिए कि मतलब अगर मान लीजिए सबके पास रेडियो है तो हम रेडियो पे ही भाषण दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें नीतियों एवं ज्ञान एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रणाली आदि का संचालन हेतु उपयुक्त होता है। तो ये 4 चीज़ें जनसंचार के लिए आपको दिमाग में रहनी चाहिए। अब आपको कुछ और संचार भी देख लेने चाहिए। देखिए आपने औपचारिक, अनौपचारिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, समूह संचार, जनसंचार, इतनी चीजें पढ़ी। अब आपको जो दिशा के आधार पर संचार का बंटवारा होता है वो भी आपको देख लेना चाहिए। पहला ऊर्ध्वाधर, दूसरा अधोगामी, तीसरा क्षैतिज। ये 3 आपको संचार और समझना है, बहुत आसान है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर। मेरे कहने का मतलब है चपरासी से अधिकारी की ओर। ये बात तो समझ में आ गई होगी। नीचे से ऊपर की ओर का मतलब है चपरासी से अधिकारी की ओर। अधोगामी का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर। अब इसी को ठीक उल्टा कर दीजिए, अधिकारी से चपरासी की ओर। क्षैतिज का मतलब है एक ही स्तर के व्यक्तियों के मध्य, मतलब अधिकारी टू अधिकारी, ऑफिसर टू ऑफिसर, या फिर चपरासी से चपरासी के मध्य। कहने का मतलब है एक ही स्तर के, मतलब ये भी अधिकारी है और अगला भी अधिकारी है, एक ये भी छात्र है अगला भी छात्र है। अब आप एक चीज समझ सकते हैं, चपरासी से अधिकारी की ओर हो चाहे अधिकारी से चपरासी की ओर हो, दोनों में औपचारिकता का निर्वहन किया जाएगा। इन दोनों में क्या होगी, औपचारिकता का निर्वहन बहुत अच्छे से होगा। बस प्रकृति थोड़ी बदलेगी। ध्यान दीजिएगा, चाहे छात्र से शिक्षक बात करे या शिक्षक से छात्र बात करे, चपरासी से अधिकारी या कुछ भी, ध्यान दीजिएगा नीचे से ऊपर की ओर हो चाहे ऊपर से नीचे की ओर। कहने का मतलब है चपरासी से अधिकारी बात करे या अधिकारी से चपरासी, औपचारिकता का निर्वहन यानी नियमबद्धता का निर्वहन अवश्य किया जाएगा। तो नीचे से ऊपर की ओर कहने का मतलब जब चपरासी अधिकारी से बात करेगा तो अनुनय विनय, आज्ञा लेना, ऐसी बातें करेगा। ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगा, अनुनय विनय, आज्ञा लेना, सूचनाएं पहुंचाना, यही सब चीजें करेगा। और जब अधिकारी चपरासी से बात करेगा तो आज्ञा देना, नीति बताना, कार्य सौंपना, इस टाइप की चीजें होंगी। तो इन दोनों में औपचारिकता का निर्वहन पूरा किया जाएगा, मतलब ऊर्ध्वाधर में भी, अधोगामी में भी, अपवर्ड में भी, डाउनवर्ड में भी। अब इन तीनों में से सबसे अच्छा संचार क्या होगा, क्षैतिज। क्यों, एक ही स्तर के लोग बैठ के बात कर रहे हैं। जब एक स्तर के लोग बात करेंगे तो औपचारिकता थोड़ी खत्म हो जाएगी, ये थोड़े अनौपचारिक भी हो सकते हैं और अपने मन की बात को कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई अधिकारी अपने चपरासी से अपने मन की बात नहीं कहेगा कि चपरासी से क्या बताना, और कोई चपरासी कभी अपने अधिकारी से बोलने नहीं जाएगा कि अधिकारी को हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन जब वो 2 अधिकारी या 2 छात्र या 2 शिक्षक बैठेंगे तो वो अपने मन की बात बता सकते हैं। तो सबसे अधिक प्रभावी कौन सा होगा, क्षैतिज संचार। ठीक है, तो ये हो गए 3 और संचार। अब इसके अलावा जो आपको संचार और भी पढ़ने हैं वो भी समझ लीजिए। अब जो आपको संचार पढ़ना है, शाब्दिक और
गैर शाब्दिक संचार। देखिए शाब्दिक और गैर शाब्दिक संचार कहने का मतलब है, शाब्दिक में क्या होते हैं, शब्द बोले भी जा सकते हैं, शब्द लिखे भी जा सकते हैं। और गैर शाब्दिक में बहुत सी चीजें आती हैं, कुछ गैर मतलब गैर वाचिक, वाचिक और गैर वाचिक भी कहते हैं। तो देखिए कुछ संकेत आ सकते हैं, आपकी शरीर भाषा जिसे बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, ये सारी चीजें गैर शाब्दिक में आ जाती हैं। तो आपको पढ़ना है लिखित, मौखिक और सांकेतिक संचार या गैर शाब्दिक संचार। तो अब एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं, ये बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है। तो इसमें सबसे पहले उठाते हैं मौखिक। मौखिक संचार, देखिए मौखिक संचार का आपको अर्थ तो नहीं बताना पड़ेगा, एकदम आसान है। लेकिन मौखिक संचार सर्वाधिक प्रचलित संचार है, यह भी आपको पता होगा। संचार का जो सर्वाधिक प्रचलित रूप होता है वो है मौखिक, क्योंकि हम सबसे अधिक संचार मौखिक रूप से ही करना पसंद करते हैं। तो मौखिक संचार में हमारे अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। मौखिक चीजें, पहली बात तो औपचारिक कम, अनौपचारिक ज्यादा होती हैं। पहले तो आप यही समझ लीजिए कि मौखिक संचार, जैसे मैंने बताया था कि लिखित संचार औपचारिक होता है और अनौपचारिक मौखिक होगा, तो इसमें अनौपचारिकता होती है। जब कोई चीज अनौपचारिक हो जाती है, मौखिक संचार किस किस चीजों के लिए आवश्यक है वो समझ लीजिए। ये अनौपचारिक होगी, किसी मान्यता को बनाने के लिए बड़ी आवश्यक होगी, नेतृत्व के लिए, नेता लोग भाषण देते हैं, मतलब नेतृत्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। किसी चीज में अगर आपको भागीदारी करनी है, पार्टिसिपेट करना है, जुड़ने के लिए मौखिक संचार आवश्यक होता है। किसी को सलाह देनी है तो मौखिक संचार आवश्यक होता है। किसी के साथ मंत्रणा करनी है तो भी मौखिक संचार, समूह भावना बनाए रखने के लिए भी मौखिक संचार बहुत आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे मौखिक संचार के गुण हैं। मतलब कि बहुत सी चीजों को, अब देखिए, अनौपचारिकता के लिए, मान्यता के लिए, नेतृत्व के लिए, भागीदारी के लिए, सलाह के लिए, मंत्रणा के लिए, समूह भावना के लिए, या फिर और भी चीजें हैं, प्रभावशालिता के लिए मौखिक संचार आवश्यक होता है। देखिए, ये पढ़ने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, मौखिक और लिखित, इस दोनों में एक चीज समझिए, जो इसके गुण होंगे वही इसके दोष होंगे, और जो इसके दोष होंगे वही इसके गुण होंगे। ठीक उल्टा है, ये अनौपचारिक है तो लिखित औपचारिक होगा, ये प्रभावशाली है तो वो प्रभावशाली नहीं होकर प्रामाणिक होगा। तो यही चीज समझिएगा, जो इसके गुण हैं वो इसमें नहीं पाए जाएंगे और जो इसके दोष हैं वो इसके गुण बन जाएंगे। ठीक उल्टा ही होता है। तो इसलिए एक को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, दूसरा अपने आप समझ में आने लगेगा। जो चीज मौखिक के गुण होंगे वो लिखित के भाई दोष होंगे, वो नहीं पाए जाते होंगे, और जो लिखित के गुण होंगे वो इसके दोष बन जाएंगे। देखिए, प्रभावशाली होता है, इसमें जो है कई बार समय, श्रम की बचत होती है। मौखिक संचार में समय, श्रम आदि की भी बचत होती है। अब ये वाली जो मान्यता है ये कई बार लिखित के साथ भी अच्छी हो जाती है, लेकिन मेनली जो है मौखिक में ही समय, श्रम और इन सब की बचत होती है। और ये संदेह निवारण के लिए बड़ा अच्छा होता है। जैसे आपको किसी चीज़ पे संदेह हो गया तो संदेह निवारण करने के लिए बड़ा अच्छा है, तुरंत जा करके उस व्यक्ति से ही पूछ लीजिए डायरेक्ट कि भाई ये चीज़ है कि नहीं है। लिखित में उतना जल्दी नहीं हो पाता। और इसमें जो प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है, प्रतिक्रिया है, जो भी चीज़ है कि जानकारी तुरंत मिल जाती है। भाई किसी से जाएंगे पूछने कि आपका नाम क्या है तो वो तुरंत ही बता देगा, बताना होगा तो प्रतिक्रिया की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। और इसमें लोचनीयता भी होती है। लोचनीयता कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने कुछ गलत बोल दिया, तुरंत बोलेंगे क्षमा कीजिएगा, इस बात को तुरंत बदल लेंगे तुरंत ही, तो लोचनीयता होती है। और इसी लोचनीयता के कारण ये प्रमाणिक नहीं हो पाता, बार बार बदला जा सकता है। और
जब कोई चीज़ मौखिक रूप से होती है ना तो आपके अंदर बहुत सी भावनाएं, तो कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है। इतनी चीज़ें इसके लाभ हैं। देखिए ये क्या होगी, अनौपचारिक होगी, किसी मान्यता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगी, नेतृत्व की क्षमता का विकास करेगी, भागीदारी के लिए अच्छी होगी, सलाह के लिए अच्छी होगी, मंत्रणा के लिए अच्छी होगी, समूह भावना विकसित करेगी, प्रभावशालिता लाएगी, समय धन श्रम की बचत कराएगी, संदेह निवारण के लिए बहुत अच्छी है, प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त होगी, लोचनीयता होती है, किसी भी चीज़ को चेंज कर लेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। इतनी विशेषताएं किसकी हैं, मौखिक संचार की। अब मौखिक संचार की ये जो विशेषताएं हैं वो इसमें नहीं होंगी, इसके दोष बनेंगे, लेकिन पहले आप इसकी कुछ जो ये तो विशेषताएं या लाभ हैं, अब इसकी कुछ हानियां भी देख लीजिए। अब वो हानियां क्या होती हैं ये समझ लीजिए। अब इसकी हानियां जो हैं, हानि में सबसे पहली हानि इसकी देखिए, इसका जो दोष या हानि जो भी आप कह सकते हैं, इसमें दोनों पक्षों का, मतलब बोलने वाले का और सुनने वाले का, दोनों पक्षों का होना अनिवार्य होता है। भाई सीधी सी बात है, आपने किसी को फ़ोन किया और अगला फ़ोन उठाए ना, लिखित में नहीं होता। लिखित में आप मैसेज टाइप करके छोड़ देते हैं, अगले का जब मन करे तब देखेगा, जब मन करे तब रिप्लाई करे। लेकिन मौखिक संचार होने के लिए दोनों पक्षों का होना आवश्यक होता है, ये इसकी हानि है। तो जब दोनों पक्षों का होना आवश्यक होता है तो ये पहली चीज़ हो गई, नहीं होंगे तो संचार नहीं हो पाएगा बेचारा। दूसरा, लंबे संवादों के लिए उपयुक्त नहीं होता। लंबे संवाद कहने का मतलब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, मतलब लंबे संवाद की जगह हम ये कह सकते हैं दीर्घकालिक संचार हेतु उपयुक्त नहीं होता। दीर्घकालिक संचार हेतु उपयुक्त नहीं, कहने का मतलब है कि पहली बात, ये दीर्घकालिक संचार हेतु उपयुक्त क्यों नहीं होता। मान लीजिए हमने आज आपसे बात किया, आज से 50 साल बाद अगर आप मिले तो मुझे याद नहीं न रहेगा कि मैंने क्या उस समय बात की थी, क्योंकि ये मौखिक संचार स्थायी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। आपको पता है लिखा हुआ नहीं मिटता, लेकिन बोला हुआ तो कभी भी गायब हो जाएगा, तो ये अस्थायी प्रकृति का होता है दीर्घकालिक संचार। और चौथा, भविष्य के संदर्भों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि अस्थायी है, भविष्य के संदर्भ हेतु अच्छा नहीं माना जाता, हेतु उपयुक्त नहीं माना जाता। ये 4 इसके बड़े दोष हैं। इसके अलावा इसमें सोचने का समय कम मिलता है। जब दोनों पक्ष है तो जैसे नहीं होता आप तुरंत उसको जवाब देना पड़ेगा, तो सोचने के लिए अल्प समय मिलता है। आप ध्यान दिया कीजिए, आप अपने पेपर लिखते समय, जब आपका पेपर होता था पीजी वगैरह चाहे किसी भी चीज़ का, तो आप लिखते समय उतना नहीं डरते थे, क्योंकि सोच सोच के लिख लेते थे। लेकिन जब वाइवा होता था तो आपको बहुत डर लगता था। कारण क्या है, टीचर सामने ही होगा, वो प्रश्न पूछेगा, तो आपके पास सोचने के लिए समय नहीं है कि आप कुछ बना बना के बता दें। इसलिए वाइवा से आप ज़्यादा डरते थे सेमेस्टर पेपर की जगह। तो सेमेस्टर पेपर आप आसानी से देते थे, वाइवा से डर जाते थे। कारण यही है कि मौखिक संचार में सोचने के लिए समय होता है कम। अब आप बिना सोचे कैसे जवाब देंगे, टीचर फिर नंबर नहीं देगा आपको। ठीक, सोचने के लिए समय कम होता है। तो ये इसकी बड़ी बड़ी हानियां हैं। ये हानियां इसके अंदर होती हैं, तो लिखित में ये हानियां नहीं होंगी। अब जो इसके गुण है उसमें नहीं होंगे, उसके गुण इसमें नहीं होंगे। अब ये संचार आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जितनी चीजें थी इसके लाभ भी बता दिए, इसकी हानि बता दी। अब आते हैं हम लिखित संचार पे। लिखित संचार, एक और चीज समझिए, एक और इसका मैंने लाभ नहीं बताया, इसका एक और लाभ है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अशिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग अशिक्षित होंगे उनके लिए मौखिक संचार ज्यादा अच्छा होगा लिखित संचार से, क्योंकि उनके लिए काला अक्षर क्या है, भैंस बराबर, तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए क्या है, अशिक्षित लोगों के लिए मौखिक संचार काफी अच्छा माना जाता है। अब आते हैं हम लिखित संचार पे। देखिए आप एक के गुण और दोष अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में दूसरे के गुण दोष पे उतना विशेष रूप से समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब लिखित संचार, अब लिखित का अर्थ तो बताना नहीं है, लिखा गया। तो लिखित संचार सबसे पहली बात क्या होगा, औपचारिक होगा। वो अनौपचारिक, मौखिक क्या था, अनौपचारिक था, ये औपचारिक होगा। दूसरी बात, वो प्रभावशाली था, तो ये क्या होगा, प्रमाणिक होगा। प्रमाणिक क्यों होगा, क्योंकि लिखा हुआ रूप है।
तीसरी बात, ये दीर्घकालिक संवाद के लिए उपयुक्त होगा। दीर्घकालिक संवाद हेतु उपयुक्त होगा। भविष्य के संदर्भ के लिए भी क्या होगा, उपयुक्त होगा। एक बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था, जब दो संचार परस्पर विरोधी हो जाते हैं तो किस संचार को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। तो प्रमाणिक कौन सा है, लिखित। तो लिखित संचार को हम अंत में स्वीकार करेंगे क्योंकि वो क्या है, प्रमाणिक है। इसके अलावा ये भी थोड़ा मितव्ययी टाइप का होता है कई बार, इसको मितव्ययी कई अर्थों में माना जाता है। और इसमें एक और क्वालिटी अभी जो मैंने बताया कि प्रमाणिक है तो परस्पर जब भी अविश्वास की भावना आएगी, परस्पर अविश्वास के समय उपयुक्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि साक्ष्य के रूप में काम करेगा। तो पहले तो इसकी कुछ विशेषताएं समझ लीजिए। ये औपचारिक प्रकृति का होगा, प्रमाणिक होगा, दीर्घकालिक संवाद हेतु उपयुक्त होगा, भविष्य के संदर्भ के लिए उपयुक्त होगा, मितव्ययी होगा, परस्पर अविश्वास के समय उपयुक्त होगा, दोनों पक्षों की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब एक ही समय दोनों पक्षों की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। कहने का मतलब है मैं लेटर लिख करके भेज दिया, अब जो खाली होगा अगला बंदा तो आपको मिल करके बता देगा, फीडबैक दे देगा। अब ये सारी चीजें इसकी हो गई विशेषताएं या लाभ, जो कि उसकी दोष थे, यही उसके लाभ हैं या गुण हैं। अब आप इसकी हानियों को समझ लीजिए, इसकी हानियां हैं क्या। अब इसके साथ जो मेन हानियां हैं, जो उसके गुण थे, हानि, पहली बात, लिखित संचार सलाह, मंत्रणा, गुप्त बातों हेतु उपयुक्त नहीं होता। ये बात तो पहले ही समझ लीजिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने किसी से कोई बात बताई, वो मान लीजिए अगले से बता भी दे तो आप कह सकते हैं भैया मैंने नहीं बोला था। लेकिन अगर आपने लिख करके कोई बात दे दी तो अगला तो तुरंत उसका प्रमाणिक साधन हो जाएगा ना। तो इसीलिए सलाह, मंत्रणा, गुप्त बातें हेतु उपयुक्त नहीं होता। समूह भावना और जितने भी उसके गुण थे उनके लिए भी उपयुक्त नहीं होगा। दूसरा, अशिक्षित, जो उसका गुण था अशिक्षित व्यक्तियों के लिए ठीक था, और लिखित संचार अशिक्षित व्यक्तियों हेतु भी क्या होगा, उपयुक्त नहीं होगा। इसके बाद अब इसमें प्रतिक्रिया की जानकारी जो होती है, देर से आप मान सकते हैं कठिन होती है। उसमें क्या थी, तुरंत मिल जाती थी, आसान थी। इसमें प्रतिक्रिया की जानकारी देर से या कठिन होगी। और दोनों पक्षों के, अब इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। ये उतना प्रभावशाली नहीं होता। ये क्या होता है, प्रमाणिक होता है। ये भावना को प्रकट करने में असमर्थ होता है। जैसे मौखिक संचार में भावना प्रकट करने में बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये नेतृत्व क्षमता हो, भावना प्रकट करना हो, मौखिक संचार अच्छा है। ये भावना प्रकट करने में अक्षम होता है, उतने अच्छे से प्रकट नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूँ कि मैं, एक छात्र कल रो रहा था, एक छात्र रो रहा है, तो आपके अंदर उतनी फीलिंग नहीं आ पाएगी। कारण क्या लिखा है, रो रहा है, रो रहा है लगे। लेकिन वही छात्र आपके सामने आके मौखिक रूप से लगे रोने, तो आपको पता चलेगा कि भावना किस तरह से प्रकट हुई। लेकिन इसमें उतनी वो भावना प्रकट नहीं हो पाती उतने अच्छे से। अब इसके अलावा इसमें गोपनीयता का अभाव होता है, मैंने लिख दिया ही है। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं होता, प्रतिक्रिया की जानकारी कठिन होती, भावना को प्रकट करने में अक्षम होता है। इतनी इसके क्या है, प्रमुख दोष होते हैं। अब किसके किसके लिए अच्छा था वो भी जान गए, किसके किसके लिए बुरा था आप ये भी जान गए। अब संचार के जितने भी प्रकार हो सकते थे वो सारी चीजें हो गए। अब आपको जो है अगली कक्षा में सांकेतिक संचार और बाकी जो संचार के कुछ टॉपिक हैं वो बताए जाएंगे।